दोस्तों, इजराइल और ईरान के झगड़े की खबरें आजकल टीवी पर आम हो गई हैं। पिछले साल ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हेड साइंटिस्ट को इजराइल की मोसाद ने मार गिराया था। अब इजराइल ने भी इंटरनेशनल फोरम्स में मरे हुए साइंटिस्ट के परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान द्वारा सपोर्टेड हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ग्रुप से इजराइल अब तंग आ गया है और जंग की तैयारियां चल रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कभी दोस्त हुए इजराइल और ईरान एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए। कैसे जिन देशों की सीमा भी आपस में नहीं लगती है, वो एक दूसरे की जमीन पर टैंक उतारने के लिए तैयार बैठे हैं। आज जानेंगे सब इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें ईरान के बारे में कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। ईरान जरूर एक तरफ से इराक और बाकी मिडिल ईस्ट देशों से अलग हुआ है, लेकिन ईरान एक शिया देश है, जिस वजह से अरब कंट्रीज स्पेशली इराक के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। ईरान को वेस्ट एशिया में सरवाइव करने के लिए अपना एक रसूख बनाना जरूरी था। 1921 में ईरान में एक मिलिट्री कूप हुआ और कमांडर रजा खान ईरान के प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं और खुद को शाह की उपाधि दे देते हैं। 1925 में रजा खान ईरान को मॉडर्नाइजेशन की तरफ पुश करते हैं, औरतों को पढ़ने की आज़ादी देते हैं और उन्हें पहनावे पर लगी सारी रोक भी हटा देते हैं। 1935 में वो देश का नाम पर्शिया से बदलकर ईरान कर देते हैं ताकि उनका आर्य होना दिखे। आपको याद होगा कि इस समय दूसरा विश्व युद्ध बस कुछ ही साल दूर था और हिटलर अपनी आर्यन रेस की थ्योरी पूरी दुनिया में फैला रहा था। साल 1941 में रजा के बेटे मोहम्मद रजा शाह या सिर्फ शाह कहे जाने वाले उनके बेटे ने ली और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अब एक नया संकट दुनिया में उभरा। दूसरे विश्व युद्ध में साथी अमेरिका और सोवियत यूनियन अब एक दूसरे के सामने तलवारें खींचकर खड़े थे और उनके बीच ये होड़ लगी थी कि वो दुनिया के बाकी देशों को कैसे अपने पाले में करते हैं। मिडिल ईस्ट उस वक्त सोवियत यूनियन से काफी नजदीक था, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और आर्मेनिया जैसे देश सोवियत यूनियन का ही हिस्सा थे। अमेरिका और यूरोप को डर था कि पूरे मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ का कब्जा हो सकता है, जिस वजह से इजराइल को मिडिल ईस्ट में ही वापस विस्थापित किया गया। और क्योंकि ईरान पहले से ही मिडिल ईस्ट के सुन्नी देशों के विरोध में था, तो उसे इजराइल के रूप में अपना जोड़ीदार मिला। खुद ही सोचिए, ईरान पहले शिया देश था और इजराइल पहला और अकेला यहूदी देश। इजराइल और ईरान का साथ अगले कई सालों तक बहुत अच्छा रहा। इजराइल ने ईरान को कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। इजराइल से इंजीनियर्स आकर ईरान में काम किया करते थे और कुछ तो बस यहीं बस जाते थे। एक आंकड़े के मुताबिक 1970 के दशक में ईरान में रहने वाले यहूदियों की संख्या करीब 1 लाख थी। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच लड़ी गई जंग में इजराइल ने अपनी मिलिट्री का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया था और जहां बाकी मुस्लिम देश इस बात की चिंता कर रहे थे, वहीं ईरान के शाह ने इजराइल से मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए मदद मांगी। ये पार्टनरशिप एक तरह से बराबर की थी। ईरान उन्हें तेल देता था और वो लोग इन्हें हथियार और मिलिट्री इंफॉर्मेशन। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे ये सब आज फेल हो गया। इसके लिए हमें ईरान की क्रांति तक चलना होगा। ये वो समय था जब ईरान में एक बड़ा क्लास डिवाइड सामने आ रहा था। अमीर और भी ज्यादा अमीर हो रहे थे और बाकी लोग गरीबी में जी रहे थे। लोगों ने शाह के ऊपर भी करप्शन के आरोप लगाने शुरू कर दिए। देश की इकोनॉमी यूं हो चुकी थी कि पढ़े लिखे लोग घर पर बिना नौकरी के बैठे थे और सभी एक सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस के इंतजार में बैठे थे। इस सब के अलावा बहुत से ईरानी लोगों को ये भी लगता था कि देश की मॉडर्नाइजेशन करते करते शाह देश की संस्कृति को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इस वजह से बहुत से धार्मिक गुरु भी इस्लाम और दीन को बचाने के नाम पर इस क्रांति में उतर गए। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। शाह ने पुलिस को प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर करने का हुक्म दे दिया और दिन ब दिन सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा। दूसरी ओर पेरिस में बैठा एक शख्स था जिसके बयान उन दिनों हेडलाइंस बनते थे। ये था अयतुल्लाह खुमैनी, जिसे ईरान ने 16 साल पहले देश से निकाल दिया था। खुमैनी ने पहले इराक में शरण ली और फिर सद्दाम हुसैन ने भी इराक से उसे निकाल दिया। खुमैनी के बयानों के कारण वो इस क्रांति के पोस्टर बॉय बन गए और सरकार झुक गई और शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा। इस क्रांति में योगदान तो सभी का था, लेकिन धार्मिक कट्टरपंथियों ने सत्ता हटा ली और अयातुल्लाह ईरान के नए हेड बन गए। इस क्रांति के बाद भी अमेरिका और इजराइल का रुख ईरान के प्रति दोस्ताना ही था, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था और मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल अमेरिका के दो अहम मोहरे थे। लेकिन परेशानी अब आई जब 1990 में सोवियत यूनियन टूट गया
और अमेरिका को इस इलाके में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। याद रखिएगा, 90 के दशक से पहले ईरान और इराक के बीच 8 साल तक एक जंग चली थी, जिसमें इजराइल और अमेरिका दोनों ने ईरान की मदद की थी। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया और ईरान अपने देश को फिर से बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उन्हें मदद करने से बंद कर दिया। अमेरिका ने कोल्ड वॉर की शुरुआत में एक नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी भी लॉन्च की थी, जिसके मुताबिक अगर कोई देश ये वादा करे कि वो कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, तो अमेरिका उसे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप करने में हेल्प करेगा। ईरान इस डील का सिग्नेटरी मेंबर था, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद अब इस क्षेत्र में भी काम ढीला पड़ गया। अचानक इजराइल से एक दिन खबर आई कि ऐसे संकेत मिले हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की तैयारी कर रहा है। जब ईरान ने इन इल्जामों को ठुकराया, तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी उनकी न्यूक्लियर साइट्स की जांच करने आई और उन्हें पता चला कि बहुत सी न्यूक्लियर साइट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया गया है और वहाँ हाई ग्रेड यूरेनियम पाया गया है। इसने इजराइल और अमेरिका के मन में ईरान को लेकर शंका डाल दी। दूसरी ओर अमेरिका को सबक सिखाने के लिए न सिर्फ ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा, पर साथ साथ उसने लेबनान में सताए गए शिया और फिलिस्तीनी लोगों का एक आतंकी गुट बनाना शुरू किया, जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है। हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी ताकतों का इस्तेमाल करता हुआ अब ईरान लगातार इजराइल पर प्रेशर डालता है। दूसरी ओर इस वक्त इजराइल ने यूएई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली है, जिसका मतलब ये है कि अब वो लड़ाई ईरान वर्सेस ऑल की है। ईरान पूरी तरह अलग थलग पड़ा है, लेकिन ईरान के लिए उम्मीद की किरण अमेरिका के साथ की वो न्यूक्लियर डील। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे कैंसिल कर दिया था, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डील को फिर से लागू करने का सोचा है। लेकिन इस बार ईरान की तरफ से कुछ परेशानी है। ईरान का कहना है कि अमेरिका पहले इस बात पर आश्वासन दे कि वो पहले की तरह इस डील को छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन बाइडेन सरकार ऐसी किसी भी कमिटमेंट को अभी अवॉइड करना चाह रही है। ईरान इजराइल की जंग एक बिना बॉर्डर की जंग है, जो ईरान या इजराइल में नहीं बल्कि सीरिया और लेबनान में लड़ी जा रही है। सीरिया में आए दिन इजरायली ईरानी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है और कई बार ये इलाके इजराइल के खिलाफ लॉन्च होने वाली मिसाइल्स का लॉन्चिंग पॉइंट भी बनते हैं। आखिर में क्या होगा ईरान और इजराइल का, कोई नहीं जानता, लेकिन दोनों देशों के लोग सोशल मीडिया पर कई बार कह चुके हैं कि वो जंग नहीं चाहते। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।